मैं शुभम सिंह भदौरिया। आज क्लास 12 जो हमारी क्लास 12 की जो क्लासेस चल रही है, कौन सी क्लास की है? क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस है हमारी जो चल रही है, उसी के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। कौन सा चैप्टर? जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, है ना, जिसका नाम है द्वि द्विता। क्या नाम था? द्वि द्विता। उसके हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइम एमसीक्यू जो क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव वाले, वो सब कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम इसके प्रश्न उत्तर ही करने वाले हैं, है ना। तो आप लोग इन क्लासों पर है, और है ना, आप भी देखें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके जो फ्रेंड सर्कल है, या जितने भी जो क्लास 12 में 8 सब्जेक्ट इनका पॉलिटी है, उन लोगों को ये वीडियो सेंड करें, ठीक है। और कमेंट्स करें आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो हमें बताइए, और कुछ और सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए, ठीक है। तो हमारे सामने एक पहला प्रश्न दे रखा है जिसका नाम है दो ध्रुवता का क्या अर्थ होता है। तो द्विध्रुवता का अर्थ क्या होता है, मैंने पहले ही बताया। दो ध्रुव का मतलब होता है दो महान शक्तियां। क्या होता है? दो महान शक्तियां। तो यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, द्विध्रुवता क्या होता है? तो क्या है? दो ध्रुवता का अर्थ है दो महान शक्तियों का उद्भव। क्या है? दो महान शक्तियों का उद्भव। इससे इस कौन है वो दो महान शक्ति, जिसमें एक अमेरिका है तथा दूसरा क्या है? सोवियत संघ शामिल है। द्विध्रुवीकरण का तात्पर्य महान अथवा उच्च शक्ति से है, जो कि सैन्य शक्ति के केंद्रों से है, ठीक है। द्विध्रुवता का क्या अर्थ है? तो दो ध्रुवता का अर्थ है दो महान शक्तियों का उद्भव। इसमें अमेरिका तथा सोवियत संघ शामिल है। द्विध्रुवीकरण का तात्पर्य महान अथवा उच्च शक्ति से है, जो कि सैन्य शक्तियों के केंद्रों से होता है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा? बताइए, समझ में आ गया आपको? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्या होता है द्विध्रुवता। तो द्विध्रुवता का अर्थ है दो महान शक्तियों का उद्भव, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ है। द्विध्रुवीकरण का तात्पर्य महान अथवा उच्च शक्ति से है, जो कि सैन्य शक्तियों के केंद्र से है। यहाँ तक आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी? बताइए किसी तरह की दिक्कत है आपको, है ना। तो आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा वाला? पहला वाला, ठीक है। पहला वाला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वाला जो आपके सामने लिखा हुआ। ये प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये प्रश्न हम लोग देखते हैं। द्विध्रुवीकरण का क्या अर्थ है? तो किसी खास राजनीतिक उद्देश्य। क्या ध्रुवीकरण किसी खास राजनीतिक उद्देश्य के लिए, चाहे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य के लिए, किसी खास वर्ग और समुदाय के, क्या है? किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से किसी वर्ग समुदाय का एक हो जाना ध्रुवीकरण कहलाता है। ध्रुवीकरण होने से सही या गलत की पहचान नहीं हो पाती है। क्या है इस प्रश्न का उत्तर बेटा? कि लिखा है द्विध्रुवीकरण का क्या अर्थ होता है? तो किसी खास राजनीतिक उद्देश्य के लिए, तो कोई भी ऐसा खास राजनीतिक उद्देश्य के लिए किसी खास वर्ग या समुदाय का एक हो जाना द्विध्रुवीकरण कहलाता है। ध्रुवीकरण से सही या गलत की पहचान नहीं हो पाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? बताइए, है ना। अगर इसको वर्तमान सरकार से रिलेट करें तो जैसे कि हम लोग कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास सरकारें हैं, जैसे कि अभी हम बात लो, एक एनडीए सरकार होगी जिसे हम बीजेपी सरकार कहते हैं। बीजेपी सरकार कैसी सरकार है? एनडीए की सरकार है। और एक सरकार है जिसे हम इंडिया गठबंधन के नाम से जानते हैं। कौन सा गठबंधन? इंडिया। ये क्या है? अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक समुदाय के द्वारा, है ना, एक साथ आ जाते हैं, जिससे पता नहीं चलता है कि कौन सी सरकार सही है और कौन सी गलत है। इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण कहते हैं। मतलब मिक्स हो जाते हैं, सही और गलत की पहचान न हो तो ध्रुवीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बताइए जरा, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बताइए। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी। किसका प्रतीक थी? ये ऑब्जेक्टिव पूछता है क्या? तो बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? क्या था? बर्लिन की जो दीवार है वो किसका प्रतीक थी? बताइएगा। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन का शीत युद्ध का प्रतीक थी। किसका युद्ध थे? जिसमें 28 साल तक शहर बर्लिन को पूर्व और पश्चिम भागों में बांट कर रखा।
इस दीवार ने पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्यों के बीच अवरोध का काम भी किया। क्या है बताइए जल्दी से। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी, जिसमें 28 साल तक शहर बर्लिन को दो पार्टों में बांटा था। कौन से पार्ट में? पूर्व व पश्चिम भागों में बांट कर रखा। इस दीवार के पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अवरोध का काम कर रही थी, जो है ना पश्चिमी जो बर्लिन है और जो जर्मन का जो लोकतांत्रिक गणराज्य इसके बीच में क्या कर रही थी? अवरोध रुकावट का काम कर रही थी। कौन? बर्लिन की दीवार। तो वहां की जो लोकल जनता उसने उन्हें क्या कर दिया? तोड़ दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने दे रखा है, प्रश्न क्रमांक 5 देखिए क्या है। प्रश्न क्रमांक 5 दे रखा है, रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं लगती है? आपको बताना क्या है। रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं लगती है? तो रूस के साथ नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया हो गया, लताविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया की सीमाएं मिलती है। फिर तो बताइए कैसे। आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, क्या है प्रश्न? रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती है बताइए। तो रूस के साथ नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया की सीमाएं मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग, अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे बताइए। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन रहे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन है? मिखाइल गोर्बाचेव। दिख रहा है? आवाज आ रही है? ठीक है, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन रहे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। कौन रहे? मिखाइल गोर्बाचेव साहब रहे। कौन? मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति रहे। ठीक है, कहाँ के? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारे को दे रखा है, तटस्थता का अर्थ बताइए। तटस्थता का किसका अर्थ? तटस्थता का क्या अर्थ होता है? जो राज्य किसी ओर से नहीं लड़ते हैं अथवा युद्ध में भाग नहीं लेते हैं वे तटस्थता या न्यूट्रल राज्य कहे जाते हैं, है ना। कैसे? तटस्थता का अर्थ क्या होता है? जो राज्य किसी ओर से नहीं लड़ते हैं अथवा युद्ध में भाग नहीं लेते हैं वे तटस्थता या न्यूट्रल राज्य कहे जाते हैं। फिर से बोलिए। तटस्थता का अर्थ में लिखिए है, जो राज्य किसी ओर से नहीं लड़ते हैं अथवा युद्ध में भाग नहीं लेते हैं वे तटस्थता या न्यूट्रल राज्य कहे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए जो 3 प्रश्न है याद रखिए, ये तो 3 स्टार। देखो आए हुए प्रश्न है, ये सब आए हुए प्रश्न है। कैसे प्रश्न है? ये आए हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे सामने ये वाला, देखिए पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्टोइका क्या है? फिर से बताइए। क्या है इसका? पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्टोइका क्या है? तो पेरेस्ट्रोइका का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्गठन। क्या होता है? पेरेस्ट्राइको का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्गठन। जो ठहराव के युग को समाप्त करने के प्रयास से सोवियत संघ की राजनीति व आर्थिक प्रणाली के पुनर्गठन का जिक्र करता है। क्या होता है? फिर से बताइए। पेरेस्ट्राइका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ पुनर्गठन है, जो ठहराव के युग को समाप्त करने का प्रयास कर दे। किसका? जो पुनर्गठन है, ठहराव के युग को क्या करते हैं? समाप्त करने के प्रयास में सोवियत संघ की राजनीति व आर्थिक प्रणालियों के पुनर्गठन का जिक्र करते हैं। अगला क्या है? दुरुस्ता का एक सोवियत नीति थी जिसका उद्देश्य सोवियत रूस के सरकारी संस्थाओं क्रियाकलापों को खुलेपन एवं पारदर्शिता का बढ़ाना था। क्या था? तो 2 वर्ड ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे। क्या कि पेरेस्ट्रोइका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मतलब पुनर्गठन होना। ग्लासनोस्टक का मतलब क्या होता है? सोवियत संघ थी, सोवियत नीति थी जिसका उद्देश्य सोवियत रूस के सरकारी संस्थाओं एवं क्रियाकलापों में खुलेपन अथवा पारदर्शिता को बढ़ाना था। इस नीति का संस्थापन मिखाइल गोर्बाचोव ने 80 के दशक में उत्तरार्ध किया था। कितने के दशक में? 80 के दशक में क्या किया था? उत्तरार्ध दिया किया था। ठीक है, तो आज हम इस क्लास को यही खत्म करते हैं। आपको 5 जो हमने आज के 7 प्रश्न कराए आपको समझ आए होंगे, है ना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो तो है ना, आप क्या करिए, वीडियो को पहले तो सबसे पहले लाइक करिए, शेयर कीजिए, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। और आप है ना, हम जो बुक करें जिसका नाम है जीपीएच। कौन सी बुक है बताइए? जीपीएच प्रश्न बैंक जो होती है, जीपीएच प्रश्न बैंक, है ना। अगर ये आपके पास है तो अच्छी बात है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम धीरे धीरे हम परीक्षा अध्ययन भी करेंगे कंप्लीट। ठीक है, और फिर बुक भी करेंगे। आप लोग सपोर्ट करते जाइए,
और आपको सब्सक्राइब भी करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब भी करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद। आज के लिए हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।